परोपकारी रीछ और मूर्ख राजा। ये कब चित्र है दोस्तों। महिपालपुर के महाराज चंद्रेश की अकस्मात मृत्यु के पश्चात युवराज में दवेश को राजमुकुट ग्रहण किया। एक दिन वह क्रिकेट खेलने पुष्पवन में गया। हिरण का पीछा करते करते राजा दवेश एक झरने के समीप जा पहुंचा। झरने के पास पहुंचने पर हिरण न जाने कहाँ लुप्त हो गया। तभी दवेश की दृष्टि झरने पर पड़ी, जो बुरी तरह चौंक पड़ा। वो झरने पर पानी पीती यह युवती के ऊपर बाघ घात लगा रहा है। इससे पहले कि बाघ युवती पर वार करे, मुझे बाघ पर तीर से वार करना चाहिए। देवेश ने तत्काल ही बाघ को निशाना साध कर तीर छोड़ा। तीर सरसराता हुआ बाघ की पेट में जा धंसा। बाघ गुर्राता हुआ घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाघ को गुर्राते सुनकर पानी पीती सुंदरी चौंक कर पीछे की ओर पलटी और भय से उसकी आंखें फैल गई। आह बाघ, और भय से कांपने लगी। तभी घोड़ा दौड़ाता हुआ देवेश उसके पास पहुंचा। सुंदरी, घबराइए नहीं, अब कोई डर नहीं। मैंने समय पर बाघ पर वार को घायल कर दिया, वरना अनर्थ हो जाता। युवती देवेश की ओर आभार भरी दृष्टि से देखती हुई कहा, आप कौन हैं? मैं महिपालपुर का राजा देवेश हूँ। सुनकर सुंदरी चौंकी। ओ, तो यह महिपालपुर का राजा है। क्या बात है, आपका विचार जान सकता हूँ? राजन, मैं किकोड़ राज्य के राजा जीवन सिंह की पुत्री रेशमा हूँ। राजकुमारी रेशमा, क्या आप हमारी रानी बनना पसंद करेंगी? राजन, यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों रानी, आखिर हमें क्या कमी है? राजन, शायद आपको मालूम नहीं, आपके खानदान और हमारे खानदान में बरसों से शत्रुता चली आ रही है। भला मेरे पिताजी महाराज शत्रु के बेटे से मेरा विवाह कैसे करेंगे? लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी हमारे तुम्हारे खानदान में किस प्रकार की शत्रुता है? शत्रुता का कारण तो हमें भी मालूम नहीं है। आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम एक बार फिर आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर राजकुमारी रेशमा अपने घोड़े पर चढ़ी और बिना देवेश को देखे घोड़े पर एड़ लगा दी। जब राजकुमारी रेशमा का घोड़ा देवेश की नजरों से ओझल हो गया तो चौंका। देवेश, राजकुमारी रत्ना, हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह हमारे ज्ञान से अच्छा नहीं हुआ। देवेश ने उसी समय भारी मन से अपने राज्य पर लौट आया। वह महल में अपने कक्ष में आकर उदास सा पड़ गया। राजकुमारी रेशमा के बारे में ही सोच रहा था। राजकुमारी रेशमा के नैन बाणों ने हमारे दिल को हलचल मचा दी है। हम उससे विवाह करें तो किस प्रकार करें? तभी एक सेवक कक्ष में आकर प्रवेश किया। महाराज महामंत्री चतुरसेन आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुरंत बुला यहाँ भेजो। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री चतुरसेन देवेश के सामने। प्रधानमंत्री राजा देवेश को ध्यान से देखते हुए कहा, महाराज कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रम हुआ है प्रधानमंत्री जी, सफेद देवेश ने झूठ बोला। तभी सहसा देवेश को कुछ याद आया। प्रधानमंत्री जी वृद्ध है, इन्हें हमारे और राजकुमारी रेशमा के खानदानों की आपसी सत्ता के कारण का अवश्य पता होगा। मुझे इस बारे में प्रधानमंत्री से पूछताछ करनी चाहिए। यह सोच देवेश ने प्रधानमंत्री चतुरसेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किन्ठौर राज्य की राजघराने से हमारे राजघराने की किस कारण शत्रुता है? महाराज, बहुत समय पहले आपके वंश के किसी राजा ने उस किवाड़ किठौर राज्य के राजा को हरा दिया था और जीत की निशानी के रूप में अपने साथ किठौर राजा का राजमुकुट ले आए थे। बस तभी से दोनों राजवंशों में आपस में शत्रुता चली आ रही है। ओ, तो यह कारण है दोनों राजघराने की आपसी शत्रुता का। लेकिन महाराज, आज आपने इस विषय में पूछताछ क्यों की?
प्रधानमंत्री जी, आज वन में हमारी मुलाकात किठोर राज्य की राजकुमारी रेशमा से हुई। रेशमा को देखते ही हमने मन ही मन निर्णय कर लिया कि विवाह करेंगे तो राजकुमारी रेशमा से। लेकिन राजकुमारी रेशमा ने हमारे विवाह विवाह करने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ओह, तो आपने इसी कारण से इस बारे में हमसे पूछताछ की है। प्रधानमंत्री जी, अब हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हम रेशमा से विवाह नहीं कर लेंगे। आप कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे बिना किसी विवरण हमारा राजकुमारी रेशमा से विवाह हो जाए। यह सुनकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन सोच में पड़ गए। फिर सोचकर द्वेष से बोले, महाराज, सबसे पहले हम दोनों राजघराने आपसे शत्रुता समाप्त करनी होगी, और यह शत्रुता एक ही तरीके से समाप्त हो सकती है। वर्षों पहले किवोड राजा के राजमुकुट को अपने पुरखों ने जीत कर लाए थे। यदि उस राजमुकुट को किवोड राजा को सौंप दिया जाए तो ऐसा करने से किवोड राजा का मन मैल मैल धुल जाएगा, और तभी राजकुमारी रेशमा आपसे विवाह हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की बात समाप्त होते ही देवेश उतावलेपन से कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारे आदेश है कि राजमुकुट को लेकर आप तुरंत ही कीबोर्ड राज्य जाएं और राजमुकुट राजा जीवनदास सिंह को सौंपने के पश्चात उनसे हमारी राजकुमारी रेशमा के विवाह में संबंध बात करें। जो आज्ञा महाराज। राज के खजाने में रखा राजमुकुट लेकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन उसी दिन कीबोर्ड राज्य की ओर चल दी पड़े। भगवान करे प्रधानमंत्री विवाह संबंध में पक्का करके वापस लौटे। कीबोर्ड पहुंचकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन वहां के राज दरबार के बाहर पहुंचे। उन्होंने राज पहरेदार से कहा, जाओ दरबार में जाकर जीवन सिंह से कहो कि महिपालपुर के प्रधानमंत्री चतुर्सेन इससे मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने दरबार में जाकर यह सूचना राजा जीवन सिंह को दी तो बुरी तरह चौंका। शत्रु देश का प्रधानमंत्री हमसे मिलना आया है, क्या कारण हो सकता है? हमें उससे मिले या नहीं? मन ही मन कुछ निर्णय लेकर जीवन सिंह ने पहरेदार से कहा, जाओ दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद चतुर्सेन जीवन सेन के सामने, कहो प्रधानमंत्री जी, आप किस प्रयोजन से हमारे दरबार में आए और तुम्हारे हाथ में क्या है? जीवन सिंह की बात सुनकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने थाल में ढका कपड़ा हटा दिया। थाल को देखते ही जीवन सिंह बुरी तरह चौंके। ओ, यह तो हमारा खानदानी राजमुकुट है जिसे वर्षों पहले महिपालपुर के राजा यहाँ से लूट कर ले गए थे। जीवन सिंह को इस प्रकार राजमुकुट को और देखते पाकर प्रधानमंत्री चतुर्सेन बोले, महाराज, हमारे राजा दिवेश चाहते हैं कि दोनों राजवंशों में वर्षों चली आ रही शत्रुता समाप्त कर दिया जाए, और शत्रुता की समाप्त करने के उद्देश्य से आपके राजवंश का राजमुकुट आपको सौंपने के लिए मुझे भी यहाँ भेजा है। ओह, यह बात तो बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर राजमुकुट जीवन सिंह को सौंप दिया। महाराज, राजा दिवेश एक प्रस्ताव और भेजा है। कैसा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी? राजन राजा दिवेश आपकी पुत्री राजकुमारी रेशमा से विवाह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा राजमुकुट हमें भिजवा कर राजा देवेश ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए हम संघर्ष से अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार हैं। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम के साथ राजा देवेश के साथ राजकुमारी रेशमा का विवाह हो गया। विदा होकर जब रेशमा राजा दिवेश के राजमहल में पहुंची, दिवेश हंसते हुए रेशमा से कहा, रेशमा, उस दिन बाग से हमने तुम्हें इसी दिन के लिए बचाया था। सुनकर रेशमा लाज से दोहरी हो गई। रेशमा ने घूंघट उठाते ही दिवेश ने कहा, रेशमा, हम बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसी रूपवती रानी मिली। इस घटना को बीते 15 दिन बीत गए। राजा दिवेश एक बार भी एक क्षण के लिए रानी रेशमा के कक्ष से बाहर नहीं निकले। बस वह कक्ष के सैया पर लेटे रानी रेशमा के रूप सौंदर्य को निहारा करता। यह देखकर रेशमा बार बार उससे कहती, महाराज, आपको इस प्रकार हमारे कक्ष में इतने दिनों नहीं तक पड़े रहना शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि नई रानी ने क्या आती ही राजा अपने वश में कर लिया। जाइए महाराज, जाकर राज दरबार की कार्रवाई देखिए। हूँ रानी, तुमने
निहारते रहने के अलावा अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जी करता है कि तुम्हारे हम निश्चित तुम्हें देखते ही जाएं। देवेश की इस बात पर रेशमा बुरी तरह झेप कर रह जाती। दूसरी ओर राजा देवेश रानी रेशमा के कक्ष से न निकलते देख प्रधानमंत्री चतुर्सेन चिंतित हो उठे। राजा देवेश के विवाह हुआ, वे तो अपनी जिम्मेदारी ही भूल बैठे। रानी रेशमा के पीछे वे मर्यादा अपनी मर्यादा व राज दरबार को भुला बैठे। उन्हें किस प्रकार रानी रेशमा के कक्ष से बाहर निकाला जाए, कुछ सोचकर 16वें दिन राजा दिवेश के कक्ष से बाहर पहुंचे। दासी कक्ष के जाकर महाराज से कहो, प्रधानमंत्री जी उसी समय मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। दासी महाराज को सूचना देकर कक्ष में चली गई। जब दासी प्रधानमंत्री को की सूचना राजा देवेश को दी तो बोली, प्रधानमंत्री जी हमने इसी समय प्रधानमंत्री जी इसी समय मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? महाराज, हो सकता है वे आपको किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय में वार्तालाप करना चाहते हो। तो ठीक है रानी, इस समय हम कैसे मिल सकते हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं कि इस समय हम अपनी प्रिय रानी के कक्ष में हैं? महाराज, इस आडमास की सुंदरता के प्रति इतनी ऐस्मातिक ठीक नहीं। आपको मेरी कसम, एक बार प्रधानमंत्री जी से अवश्य मिल ले। रेशमा की बात सुनकर देवेश ने एक पल सोचा, फिर दासी को आदेश दिया, दासी प्रधानमंत्री जी को यहीं आने का आदेश दे दो। जो आज्ञा महाराज, कहकर दासी कक्ष से निकल गई। रेशमा हैरत हैरत से देवेश की ओर देखती बोली, महाराज आप इस कक्ष में प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे क्यों नहीं? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है रानी? तुम समझती क्यों नहीं? यदि हम प्रधानमंत्री से किसी और कक्ष में मिलते तो उतने समय के लिए हम तुम्हारी नज़रों से दूर करना पड़ता। अब यहाँ रहकर हम प्रधानमंत्री से बात करते रहेंगे और तुम्हें भी नज़रों के सामने रहोगी। ओह महाराज, हमारे प्रति आपका इतना प्रेम अच्छा नहीं। महाराज राजा दिवेश की ओर कुछ और कहने जा रहे थे, तभी प्रधानमंत्री चतुर्सेन कक्ष में प्रवेश किया। क्षमा करें महाराज, असमय आकर मैंने आपकी और आदरणीय रानी जी के बारे में बातों में वह ध्यान पैदा कर दिया। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, कहो इस समय कैसे आए? महाराज, आपको दरबार में आया पूरे 16 दिन बीत गए। सारा मंत्रिमंडल और समस्त दरबारी जो दर्शनों को तरस गए। आपकी अनुपस्थिति के कारण कई विवाद प्रस्त मामले के फैसले प्रतीक्षा में अटके पड़े हैं। आपको प्रतिदिन दरबार में आना ही चाहिए। अगर आप कुछ दिन और दरबार में नहीं आए तो राज्य व्यवस्था उचित नज़र नहीं रखी तो हमें डर है कि सारे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर देवेश सोच में पड़ गया। कुछ सोच कर बोला, प्रधानमंत्री जी हम जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हम रानी रेशमा को अकेले छोड़कर दरबार में कैसे आ सकते हैं? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कहते कहते प्रधानमंत्री झिझक के चुप हो गया। रानी रेशमा प्रधानमंत्री चतुर्सेन की बात का मर्म प्रकाश से समझ गई थी, इसलिए राजा दिवेश से बोली, प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं। आपको इसी समय प्रधानमंत्री के साथ दरबार में जाकर राजकार्य देखना चाहिए। महाराज, आप मेरी इतनी सी भी विनती नहीं मानेंगे? रानी रेशमा, तुम हमें यहाँ से भेजना चाह रही हो? कहकर दिवेश सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा हम तुम्हारी विनती मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। कौन सी बात महाराज? तुम्हें भी हमारे साथ दरबार में चलना होगा। महाराज, देवेश को अपने प्रति इतना अनुराग देखकर रेशमा के मुख से लाज की लाली दौड़ गई। फिर मन ही मन कुछ न लेकर देवेश से बोली, ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात स्वीकार है। तभी देवेश प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, चलिए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ अभी राज दरबार चल रहे हैं। देवेश की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने चैन की सांस ली। तब रानी रेशमा को साथ लेकर देवेश प्रधानमंत्री के दरबार में चल दिए।
राज दरबार में देवेश की बगल में रानी रेशमा बैठने की व्यवस्था की गई। दरबारी रानी रेशमा को देखकर चकित थे। पहले तो किसी राजा ने ऐसा नहीं किया। कोई राजा अपनी रानी को साथ दरबार में नहीं लाया। भगवान करे यह दिन जल्दी आए। जब विवाह के पश्चात तो महाराज ने राजकाई रुचि लेनी बिल्कुल छोड़ दी। अभी महाराज को नया नया विवाह हुआ है, इसलिए रेशमा के रूप सौंदर्य का नशा महाराज पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद जब यह नशा उतर जाएगा तो खुद ही रानी को दरबार में नहीं लाएंगे। अब तो राजा दिवेश प्रतिदिन का नियम सा बन गया। दरबार जाते और रानी रेशमा को साथ ले जाते। देश में कृषि प्रधानमंत्री चिंतित विचलित थे। महारानी तो रेशमा के अनुराग से उबर ही नहीं रह पा रही। ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने राजा दिवेश से कहा, प्रधानमंत्री जी, हम आखेट के लिए वन में जाना चाहते हैं, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री चतुर्सेन शिकार पर जाने की तैयारी में जुट गए और जब आखेट पर जाने के लिए घोड़े पर बैठे तो रानी रेशमा को भी उसके साथ थी। रानी रेशमा आखेट पर देवेश के साथ जाते देख प्रधानमंत्री चतुर्सेन चौंके। तो क्या महाराज रानी जी को भी साथ लेकर जा रहे हैं? भला आखेट करने में स्त्रियों का क्या काम? प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने रानी कहा तो देवेश से बोले, महाराज क्या आप रानी जी को भी साथ ले जाएंगे? हाँ प्रधानमंत्री जी, भला रेशमा के बिना हम आखेट कैसे जा सकते हैं? देवेश की बात सुनकर चतुर्सेन सोचने लगे, बस अब बहुत हो चुका। इस समय तो नहीं, लेकिन उचित समय पर देखते हुए महाराज को इस विषय में खुलकर बात करनी होगी। तभी राजा देवेश की आज्ञा पाते ही सभी लोग वहां से चले गए। जब उनका दल वन में पहुंचा तो रेशमा अचानक ही देवेश से कहा, महाराज प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। ठीक है, हम किसी सैनिक को भेजकर तुम्हारे लिए पानी मंगाते हैं। यह सुनकर रानी रेशमा ने देवेश से कहा, महाराज मैं किसी सैनिक का लाया हुआ पानी नहीं बल्कि आपका लाया हुआ पानी पीऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमारे पास छोड़कर सारे सैनिक के साथ पानी की खोज में जाइए। आप पानी लाएंगे तो मैं पानी पीऊंगी, वरना प्यासी ही रह जाऊंगी। रेशमा की बात सुनकर देवेश हंस पड़ा और कुछ सोचकर रेशमा से बोला, रानी रेशमा, तुम समझती हो कि हम तुम्हें प्यासी रह जाने देंगे? हम अभी पानी की खोज में वन में जाते हैं, भला तुम्हारा आदेश कैसे टाल सकते हैं? देवेश रानी रेशमा और प्रधानमंत्री चतुर्सेन के पास छोड़कर सैनिकों के साथ पानी की खोज में चला गया। तब रानी रेशमा प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने एकांत में बातें करने के लिए महाराज और सैनिकों के साथ पानी लेने भेजा है, तो क्या रानी आपको प्यास नहीं लगी? नहीं प्रधानमंत्री जी। तो फिर आपने महाराज को झूठ बोला और आप मुझसे एकांत में क्या बातें करना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी, आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। क्या आपको यह बात अच्छी लगती है कि महाराज हर समय हर कार्य में हमारे साथ रहे, चाहे उस कार्य में उपस्थिति रहने से हमारी आवश्यकता हो या नहीं? रानी जी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी। मैं जानती हूँ कि आप भी महाराज के इस कार्य में शुद्ध शुद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ही कोई ऐसी राह निकालिए जिससे महाराज हर समय मुझे अपने साथ रखना छोड़ दें। रानी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो इसी भूल में था कि आपने ही जानबूझकर महाराज को अपने रूप जाल में बांधा हुआ है। यह गलत है प्रधानमंत्री जी, हमें महाराज की यह आदत अच्छी नहीं लगती। रानी जी, आपको बात सुनकर मेरे मन में आपके प्रति छाया शयन समाप्त हो गया। आप निश्चित रहिए, मैं सिद्धि महाराज को इस विषय में बात करने वाला हूँ। और इस घटना के 2 दिन पश्चात जब राजा देवेश अकेले में प्रधानमंत्री चतुर्सेन ने उनसे कहा, महाराज अगर क्षमादान दे तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमसे क्षमादान मांगकर हमें शर्मिंदा न करिए। आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। तो सुनिए महाराज। रानी रेशमा
को आप हर समय हर कार्य में साथ रखते हैं, यह ठीक नहीं है। यह आप हमसे इस विषय में वार्तालाप करना क्या आप हमसे इस विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं? हाँ महाराज, मैं बहुत दिनों से आपसे इस विषय में कहना चाहता हूँ। रानी रेशमा को हर समय साथ रखने का कारण दरबार में आपका मजाक उड़ने लगा है। लोग आपको रेशमा का गुलाम कहने लगे हैं क्या? हाँ महाराज, मैं मानता हूँ कि आप रानी रेशमा से अत्यधिक अनुराग करते हैं, पर आप यह बात भी ध्यान में रखिए कि आप राजा हैं, अतः आप ऐसा कोई कार्य न कीजिए जिससे आपको ही देश में जनता आपका उपवास उड़ाए। जब तब हम क्या करें प्रधानमंत्री जी? रानी रेशमा को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। महाराज, मेरी एक बात मानिए, आप रानी रेशमा का एक छोटा सा चित्र बनवा कर हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपको रानी रेशमा की याद आए तो आप उस चित्र को निकाल कर देख लिया करें, जिससे रानी रेशमा की तरह हर समय आपके साथ मौजूद रहेगी और लोग आपका उपवास भी नहीं उड़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते तो ठीक है आप, लेकिन लेकिन क्या महाराज? प्रधानमंत्री जी उतना अच्छा चित्रकार आएगा कहाँ से जो रानी रेशमा का सजीव चित्र बना सके? महाराज, मैं दिवाकर नाम के एक चित्रकार को जानता हूँ, वह बहुत अच्छा सजीव चित्र बनाता है। तब ठीक है, सिद्धि उस चित्रकार को हमारे पास लाओ। प्रधानमंत्री जी ने चित्र दिवाकर के साथ लेकर राजा दावेश के पास पहुंचे। महाराज, यही है चित्रकार जिसके बारे में आपसे कहा था। चित्रकार दिवाकर की दृष्टि डालकर दिवेश ने कहा, चित्रकार, तुम्हें रानी रेशमा का ऐसा सजीव व सुंदर चित्र बनाना है जिस पर हमारी तुम्हारी कला का लोहा मान जाए। जो क्या महाराज? और कहकर दिवाकर ने गौर से रानी रेशमा की ओर देखा और राजा दिवेश की आज्ञा लेकर वापस चला गया। इस घटना को एक माह पश्चात चित्रकार दिवाकर एक चित्र लेकर राजा दिवेश के पास पहुंचा। महाराज, मैंने रेशमा का चित्र बना दिया, लाओ जरा देखे सही तुम्हारा चित्रकारी। दिवेश आगे बढ़कर दिवेश के चित्र दे दिया। तब दिवेश ने ध्यान से चित्र देखने लगा। आह, दिवाकर ने रानी रेशमा का चित्र बहुत सजीव बनाया है, ऐसा लगता है चित्र अब बोला तब बोला। अभी दिवेश चित्र को ध्यान से देख रहा था, तब बुरी तरह चौंका। ओह, यह क्या? दिवाकर ने तो चित्र में रानी रेशमा की जांघ का तिल भी बनाया है। इसका मतलब इस चित्र को बनाने के लिए चित्रकार ने नहाती हुई रानी को बहुत करीब से छिपकर देखा है। यह सोचकर आग बबूला हो उठा और तुरंत ही प्रधानमंत्री चतुर्सेन को आदेश दिया, प्रधानमंत्री चित्रकार दिवाकर की दोनों आंखें निकालकर हमारे पास लाओ। वह किस लिए महाराज? प्रधानमंत्री जी इसने इस बारे में कोई सवाल न करे। जो आदेश हमने दिया है वह सिर दिया अमल करे। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री चतुर्सेन दिवाकर को साथ लेकर चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गया। प्रधानमंत्री चतुर्सेन चित्रकार दिवाकर को वहां से सीधा अपने महल ले गया और बोला, दिवाकर महाराज, तुम्हारे बारे में अवश्य कोई गलतफहमी हुई है तभी उन्होंने तुम्हें इतनी कठोर सजा दी है, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मेरी आंखें नहीं निकालोगे तो महाराज को ले जाकर किसकी आंखें दिखाओगे? उसकी चिंता तुम न करो दिवाकर, तुम आंखों के बदले अपने पालतू हिरण की आंखें निकाल कर महाराज को पास ले जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे लिए इतना सब कर क्यों रहे हैं? दिवाकर, जब महाराज को गलती से तुम जैसे गुणी और आदमी को अंधा करने पर तुले हैं तो मुझे यह सब करना ही पड़ेगा। आज के बाद तुम हमारे महल में ही छुप कर रहोगे, यहाँ रहकर तुम बेखटके अपनी कला का साधना कर सकते हो। और प्रधानमंत्री उसी समय अपने पालतू हिरण की आंख निकाली और उसे लेकर दिवेश के पास पहुंचा। लीजिए महाराज, दिवाकर की आंखें निकाल लाए।
हम रानी रेशमा की ओर उठने वाली हर गलत दृष्टि को दंड देंगे। इस घटना को बीते कई माह बीत गए। राजा देवेश दिवाकर द्वारा दिए गए रानी के चित्र को हमेशा अपने साथ रखने लगे। जब रानी रेशमा की याद आती तो चित्र निकाल कर देख लेते। एक दिन देवेश अकेला खेत खेलने गया, वन में गया था। खेत खेलते खेलते वन में रात हो गई। तभी शेर ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से देवेश बौखला गया। उन्हें स्थिरता से पूरा बल लगाकर शेर को दूसरी तरफ उछाल दिया और स्वयं जान बचाने के लिए पास के एक वृक्ष पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह पेड़ की शाख पर पहुंचा, वहां ओह, यहाँ तो पहले ही एक रीछ बैठा हुआ है। शेर से जान बचाई तो रीछ से भिड़ना पड़ेगा। रीछ को देखते ही भय से आवेश के हाथ पांव फूल गए। उसी समय जो नियता था उसे भयभीत देख रीछ बोला, राजन, मुझसे भयभीत न हो। तुम इस पेड़ की शरण पाने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। निस्संदेह ही शाखा पर आकर मेरे पास बैठ सकते हो। रीछ की बातें सुनकर विवेश की जान में जान आई। वह रीछ के पास शाखा पर बैठ गया। इधर शेर भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब रीछ ने देवेश से कहा, राजन, रात हो गई है। हम दोनों को शत्रु पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ के नीचे उतरना खतरनाक है, इसलिए ऐसा करें, हम बारी बारी कुछ देर के लिए शाख पर सो जाएं। यह ठीक रहेगा। हम दोनों में से एक जाकर बारी बारी पहरा देगा। ठीक है, पहले तुम सो जाओ, मैं जाकर पहरा दूंगा। रीछ की बात सुनकर दावेश को शाखा पर सो गया। रीछ उसकी पहरेदारी करने लगा। जब देवेश को गहरी नींद सो गया तो पेड़ के नीचे बैठा शेर बोला, मूर्ख रीछ, यह राजा हमारा आहार है। तू इसे रक्षा न कर, इसे धक्का देकर नीचे डाल दे। क्यों? ताकि हम दोनों अपनी आहार बना सके। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तू मूर्ख है रीछ, सोच ले। अभी यह राजा सो रहा है, लेकिन जब यह तू सोएगा तो यह तुझे पेट से नीचे धक्का दे देगा। मैं इसी बात को तो देखना चाहता हूँ कि मेरे सोने पर राजा तेरी बात मानता है या नहीं। सोच ले रीछ, वरना तू बाद में पछताएगा। शेर अपने कारण शरण में आए हुए को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं। मैं कतई ऐसा नहीं करूँगा। वो लगता है हाँ, तू आज परोपकारी रीछ बन गया है। रीछ, बात परोपकार की नहीं, मेरे मन की है। मेरे मन में जो आएगा वही करूँगा। रीछ की बात सुनकर शेर धल्ला गया और रीछ से बोला। दोपहर बीत जाने पर रीछ सोए हुए दिवेश को जगा दिया। राजन, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हारा पहरा दूंगा। तब रीछ पेड़ की शाखा पर पसर कर सो गया। जब रीछ सो गया तो शेर ने दिवेश से कहा, राजन, तुम उस रीछ को पहरेदारी क्यों कर रहे हो? वह तो बड़ा धूर्त है। अभी तो वह तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सुबह होने पर तुम्हें मार कर खा जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो शेर? और नहीं तो क्या। रीछ की पहरेदारी छोड़कर तुम तुरंत ही नीचे धक्का दे दो, मैं उसे चीर फाड़ के खा जाऊंगा। देवेश ने आंख दिखाता सोए हुए रीछ को धक्का दे दिया। रीछ नीचे गिर तो जाता, पर शीघ्र ही उसने आंख खुल गई और उसने शाखा से गिरते हुए पेड़ की टहनी पकड़ ली और पकड़े पकड़े लटक गया और क्रोध से भरकर देवेश से बोला, मूर्ख राजा, तूने यह क्या किया? मैंने तेरी जान बचाई, बदले में तुझे मारना चाहा, इसका दंड अवश्य मिलेगा। अगले पल एक आश्चर्य हुआ। रीछ दोनों अचानक लुप्त हो गए। यह देखकर देवेश हक्का बक्का रह गया। यह आश्चर्य हुआ, शेर और रीछ कहाँ
चले गए। क्या कोई प्रेत लीला देख रहा था? तभी उसके अपने गले में तीव्र पीड़ा का अभ्यास हुआ और उसकी पीड़ा से चिल्लाना चाहा, बुरी तरह चौंका। ओह, यह तो क्या, लाख चाहने पर भी मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही? मैं गूंगा हो गया हूँ। देवेश की समझ में कुछ नहीं आया। वह जल्दी ही उसने कंठ से मसलने लगा। सुबह उजाला फैलने पर पेट से उतरा और पेट से बैठे बैठे उसने अपने राज्य की ओर चल दिया। वह सोच रहा था, क्या रीछ के शराब के कारण गूंगा हुआ हूँ? महिपालपुर के राजा दिवेश को गूंगा होने की सूचना आग की तरह फैल गई। चित्रकार दिवाकर को यह पता चला तो प्रधानमंत्री चतुर्सेन से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूँ कि राजा दिवेश अचानक गूंगे क्यों हुए हैं। क्या क्या सचमुच इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ प्रधानमंत्री जी, मैं राजा दिवेश की आवाज को पुनः लौटा सकता हूँ। तो जल्दी ही मुझे उपाय बताइए जिससे करने से राजा दिवेश की खोई हुई आवाज वापस आ सके। प्रधानमंत्री जी, वह उपाय आपको बताने का नहीं, केवल मैं राजा दिवेश को ही बता सकता हूँ। लेकिन तुम राजा दिवेश के सामने कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो राजा दिवेश ने पहले ही सजा दे चुके हैं। तुम्हारी आंखें सही सलामत देखकर राजा समझ जाएंगे कि हमने तुम्हारी आंखें नहीं निकाली। मेरे पास उपाय है प्रधानमंत्री जी, आप मुझे महिला का वेश में राजा दिवेश के पास ले जाएं। वेश में राजा दिवेश मुझे पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर दिवाकर ने स्त्री रूप धरा और प्रधानमंत्री के साथ लेकर राजा दिवेश के पास पहुंचा। महाराज, यह महिला कहती है आपको कोई भी आवाज ले सकती है। गूंगे दिवेश यह सुनकर उत्सुकता से स्त्री वेशधारी दिवाकर को देखा। तब दिवाकर ने महिला की आवाज में कहा, महाराज, आप सच्चे मन से यह प्रण करें कि आप किसी की अच्छाई का दामन नहीं छोड़ेंगे और बुराई को कभी भी अपने पास नहीं फटकने देंगे। यह प्रण करके आपकी खोई हुई आवाज पुनः लौट आएगी। देवेश अपनी आवाज चले जाने पर बहुत दुखी था, इसलिए उसने सच्चे मन से प्रण किया, मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं अच्छाई को ग्रहण करने के बुराई को कभी अपने पास नहीं फटकने दूंगा। देवेश के मन ही मन यह वचन दोहरा कि तभी दिवाकर ने उससे कहा, महाराज, आपकी खोई हुई आवाज वापस आ चुकी है, जरा बोल के देखिए। यह सोचकर दिवेश हैरत से उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसके मुंह से बेतका निकला, क्या सच? उसके मुंह से आवाज निकलते देखकर देवेश खुशी से उछल पड़ा। आह, यह तो मेरी आवाज सचमुच वापस आ गई। इधर दिवाकर के चेहरे पर पड़ा घूंघट पलट चुका था और उसका चेहरा देखते ही दिवेश बुरी तरह चौंक उठा। तुम? हाँ महाराज, मैं। आप मेरी सही सलामत आंखें देखकर चौंक रहे होंगे, लेकिन यह प्रधानमंत्री चतुर्सेन की कृपा है। आपने तो अपनी ओर से मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। दिवाकर को सही सलामत देख दिवेश आग बबूला हो गया। तलवार निकाल कर दीवार पर प्रहार करने के लिए झपटा। अपनी रानी रेशमा को बुरी नजरों से देखने वाले को मैं बुरी कभी नहीं छोड़ेंगे। तब दिवाकर ने उससे कहा, महाराज जरा ठहरिए, अब मैं आप अपनी जान की परवाह न करके आपको शक का निवारण करता हूँ। आपको मुझ पर यही शक था ना कि मैंने स्नान करती रेशमा को छिप कर देखा और तभी मुझे उसके जांघ पे तिल होने का पता चला। हाँ, मुझे इसी बात का शक है। तो सुनिए महाराज, बहुत समय पहले मेरी चित्रकारी की प्रशंसा होकर एक महात्मा ने मुझे जादुई तुलिका दी थी। उस तुलिका में यह जादू था कि मैं उस तुलिका से जो भी प्रश्न लिखता था, तत्काल ही कागज पर तुलिका अपने आप प्रश्न का उत्तर लिख देती थी। रानी रेशमा का चित्र बनाने से पहले मैंने तुलिका से एक कागज पर यह प्रश्न लिखा कि रानी रेशमा के शरीर पर जिस जिस जगह कटाव हुआ है, किस किस जगह तिल है। तुलिका ने कागज पर महारानी के शरीर के कटाव के बारे में लिख दिया और साथ ही
जांघ पर तिल बने तिल के बारे में भी लिख दिया। मैंने चित्र में वास्तविकता लाने के लिए रानी रेशमा की जांघ पर वैसा ही तिल बना दिया जिसका वास्तव में उसकी जांघ पर बना है। आपने चित्र में उस तिल को देखकर सोचा कि मैंने रानी रेशमा को छिपकर स्नान करते देखा है, जबकि वह बिल्कुल झूठ है महाराज। ओह, तो हम महारानी जी की जांघ पर तिल के बारे में इस प्रकार पता था। हाँ महाराज, उस तुलिका के सारे मैंने आपके गूंगेपन का इलाज किया। मैंने एक कागज पर तुलिका से यह प्रश्न लिखा, राजा देवेश गूंगे कैसे हुए? तो तुलिका ने उत्तर दिया, राजा वन में देवेश ने जिस रीछ और शेर से भेंट हुई थी वे वास्तविकता नहीं थे। वास्तविकता में रीछ के रूप में अच्छाई और शेर के रूप में बुराई थी। उस समय शेर की बात मानकर राजा देवेश ने बुराई का साथ दिया, इसलिए अच्छाई ने क्रुद्ध होकर राजा देवेश को गूंगे होने का श्राप दे दिया। ओह, तो वे दोनों असल में अच्छाई और बुराई थे। हाँ राजन, मैंने कागज पर यह प्रश्न लिखा कि राजा देवेश की कोई आवाज कैसे आएगी। तो तुलिका ने इस प्रश्न का उत्तर में लिखा, यदि राजा देवेश मन में अच्छाई के साथ देने का प्रण करें और खोई हुई आवाज वापस आ सकती है। ओह दिवाकर, तुम तो जादुई तुलिका बहुत ही अद्भुत है। तब प्रधानमंत्री चतुर्सेन की नजरें झुकाकर देवेश से कहा, महाराज मैं आपका दोषी हूँ। मैंने आपकी आज्ञा के मानकर इन दोनों आंखों नहीं निकाली। जो आंखें मैंने दिखाई थी वह हिरण की थी। प्रधानमंत्री जी, तुमने तो हमारा आदेश न मानकर अच्छा ही किया, वरना हम सदैव दिवाकर को दोषी बने रहते और आपसे हमें कोई शिकायत नहीं। दिवाकर, आज हम तुम्हें अपना राजकीय चित्रकार घोषित करते हैं। और देवेश ने दिवाकर को बहुत सारे उपहार दिए, साथ ही उसी दिन बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन शुरू कर दिया। समाप्त।